हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा के बटन के बारे में। जब 18वीं लोकसभा के इलेक्शन में वोट डाले गए तो दो इतिहास रचे गए। एक इतिहास जहां पे शंकर लालवानी जी जो भाजपा के कैंडिडेट थे वे 10 लाख से ज्यादा मतों से जीते, नंबर एक। और नंबर दो, भारत में पहली बार नोटा पे इतने ज्यादा यानी कि लगभग 2,18,674-75 के आसपास वोट पड़े। दोनों कारणों से भारत की क्लीनेस्ट सिटी चर्चा में रही। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि नोटा का भारत में क्या इतिहास रहा। साथ में हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि कहां पे, किस देश में नोटा की शुरुआत सबसे पहली देखी जाती है या सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं नोटा के। ठीक है, बात की जाए इसकी तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 10 जून से, आगामी 10 जून से स्टडी IQ IAS में P2I फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां पे आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यमों में कोर्स शुरू होते दिखेंगे। जहां पे हिंदी में ज्योग्राफी से कोर्स शुरू हो रहा है, वहीं पे इंग्लिश में पॉलिटी से और इंग्लिश में मॉडर्न हिस्ट्री से कोर्स आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इन कोर्सेज से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अधिकतम छूट मिलेगी। वो कोर्स आपको मात्र 27,999 में यानी कि 27,999 में मिल जाएगा। करना क्या होगा, studyiq.com पे आप विजिट करेंगे और वहां पे जाके इस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश जिस भी कोर्स में लेना चाहते हैं, उस कोर्स पे क्लिक करके आप जब जाएंगे तो कोड एंटर कीजिएगा, विकास लाइव कोड, ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस कोड को एंटर करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको 18 किताबों का सेट आपके घर मिलेगा। आपको किताबें ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, साथ में प्रीलिम्स के लिए SIP प्रोग्राम फ्री मिलेगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए MRP यानी कि मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम आपको फ्री मिलेगा, जहां पे आपका रहना, खाना, लाइब्रेरी, हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा और आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ में आपको इंटरव्यू गाइडेंस यानी कि IGP मिलेगा, जहां पे आपको मेंटोर्स द्वारा 300 क्वेश्चन से ज्यादा का सेट मिलेगा, जो आपके डेफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पे बना होगा और उसको लेके या उसके प्रिपेयर करके निश्चित तौर पे आप अपने इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और अपनी सफलता को कर सकते हैं सुनिश्चित। तो बात की जाए उस मुद्दे पे जिस पे अभी हम बात कर रहे थे जी, तो नोटा ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। इस पे आने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ठीक है, कुछ बातें जान लेते हैं। क्या है बातें, हम देख लेते हैं। भारत में जो 18वें लोकसभा के भी इलेक्शन हुए, उसमें अगर हम बात करें इंदौर की, इंदौर लोकसभा सीट की, ठीक है, इंदौर अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पे 2,18,674 के अराउंड वोट किस पे पड़ते हैं, नोटा पे पड़ते हैं। नन ऑफ द अबव, नोटा पे इतने ज्यादा वोट पड़ते हैं। यहां से एक बात यह समझ में आती है कि नोटा इग्नोरेंट या इग्नोरेंस का विषय नहीं है। नोटा पे बाकायदा लोगों की नजरें हैं। यह अलग बात है कि जो कांग्रेस से कैंडिडेट थे अक्षय कांति बाम, वे 29 अप्रैल को अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, भाजपा के साथ जुड़ जाते हैं और वहां पे कांग्रेस के पास यानी कि विपक्ष के पास कोई कैंडिडेट नहीं रहता है। तथापि विपक्ष यानी कि कांग्रेस आग्रह करता है लोगों से कि आप नोटा पे वोट कीजिएगा और लोग नोटा पे वोट करते हैं। और आपको देखिए 2,18,674 जैसे मैजिकल आंकड़े आपके सामने हैं, इतने सारे लोगों ने नोटा पे वोट किया। तथापि हमने देखा कि शंकर लालवानी जी 10 लाख से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत जाते हैं। बावजूद इसके जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि लोग जो अक्सर बात करते थे कि नोटा की क्या इंपॉर्टेंस है, इन वोटों ने इस बात को वही थाम दिया कि नहीं, नोटा की इंपॉर्टेंस है, नन ऑफ द अबव की इंपॉर्टेंस है। बात की जाए अगर भारत में, तो आप 2019 के अगर इलेक्शन को देखें तो गोपालगंज और 2014 के इलेक्शन में नीलगिरी तमिलनाडु और उसके बॉर्डर पे जो था, वहां पे आपको
51,000 के आसपास वोट नोटा पे पड़े थे गोपालगंज में, और लगभग 45-46,000 के आसपास वोट आपको नीलगिरी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीलगिरी में आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब 2014 और 2019 के चुनाव में भी हमें नोटा का महत्व देखने को मिला था, लेकिन इतने बड़े स्तर पे पहली बार हमें देखने को मिला है। बात की जाए कि कब भारत में पहली बार इसकी बात हुई, तो हालांकि 2001 के दौर में भी बात हुई थी, लेकिन 2004 में हम क्या देखते हैं, 2004 में हम देखते हैं कि पीयूसीएल, ठीक है, पीयूसीएल यानी कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल के इस बात की कि राइट टू सिक्रेसी, जो वोटर्स हैं उनकी राइट टू सिक्रेसी मेंटेन रहनी चाहिए। क्यों ये बात की? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो उन लोगों का भी रिकॉर्ड दर्ज करता था जो वोट करते हैं, और उनका भी रिकॉर्ड दर्ज करता था जो वोट नहीं करते हैं। तो जो वोट करते हैं और जो वोट नहीं करते हैं, दोनों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता था। तो वहां पे पीयूसीएल ने कहा कि जो वोट नहीं कर पा रहे किन्हीं कारणों से, उनका रिकॉर्ड दर्ज करना उनके राइट टू प्राइवेसी का हनन है। क्योंकि जो वोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो तो अपने बैलेट में सीक्रेटली मतदान कर ही रहे हैं। जो वोट नहीं कर पा रहे हैं, उनका रिकॉर्ड अगर इलेक्शन कमीशन के पास जा रहा है तो ये राइट टू सिक्रेसी का हनन है। खैर, इस पे सरकार ने कहा कि देखिए, जो लोग वोट कर रहे हैं वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके वोट को हम सीक्रेट रखेंगे, राइट टू सिक्रेसी उनको मेंटेन रहेगी। लेकिन जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं, उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो इस कारण उन्हें उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार से दूर रखा जाए, या उनको नहीं देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनके पास अगर राइट टू सिक्रेसी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पीयूसीएल जब इस पे अपनी पीआईएल दाखिल करता है तो 3 जजेस की बेंच है, जिसमें जो तत्कालीन जो सीजीआई थे पी सदाशिवम जी जो थे वो, और 2 जज उसमें रंजन गोगोई जो थे वो भी उसमें एक जज थे। इन जजेस की बेंच ने क्या कहा कि जो लोग वोट करते हैं और जो लोग वोट नहीं करते हैं, इन दोनों का अधिकार है, या इन दोनों के पास राइट टू सिक्रेसी का अधिकार है। और तब से यह डिबेट लगातार शुरू हो गई। बात की जाए तो 2013 में 27 सितंबर को इस बात का फाइनल डिसीजन आया, और जहां पे ईसीआई ने फिर नोटा को, नन ऑफ द अबव को, जो हमारे ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थे, उनमें से एक बटन यानी कि सबसे नीचे का बटन बनाने का घोषणा की, और वहां से भारत में नोटा चुनावों में दिखने लगा। लेकिन इस दौरान नोटा से जुड़ी एक बहस और समानांतर रूप से चलती रही कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ लोग एक्टिव हैं इस बारे में और पीआईएल दाखिल करने के सोच रहे हैं कि अगर नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिले, या जो जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले उससे ज्यादा वोट अगर नोटा को मिल रहे हैं, तो क्या वहां पे इलेक्शन कैंसिल होकर क्या वहां पे फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं? अब इस पे बाकायदा डिबेट्स होनी बाकी है, बहुत सारे बातें होने बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, बात की जाए अगर हरियाणा की, बात की जाए अगर दिल्ली की, बात की जाए अगर चंडीगढ़ की, ठीक है, या बात की जाए अगर पुडुचेरी की, ठीक है, बात की जाए इन सारे जगहों की, तो इन सभी जगहों पे आपको क्या देखने को मिलता है? इन सभी जगहों पे आपको अगर पंचायत या म्युनिसिपल इलेक्शन में, पंचायत या म्युनिसिपल यानी लोकल इलेक्शंस में, अगर किसी कैंडिडेट जो मैक्सिमम वोट पाया हुआ कैंडिडेट है, अगर उसके वोट अगर नोटा से कम है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे फ्रेश इलेक्शन होगा, यहां पे फ्रेश इलेक्शन होगा। क्योंकि नोटा को इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इन क्षेत्रों में फिक्शनल कैंडिडेट के रूप में उतारता है, और अगर इसको ज्यादा वोट मिल गए तो वहां पे फ्रेश इलेक्शन होते हैं। तो भारत में ऐसा नहीं है कि यह प्रथा नहीं हो रही है, यह प्रथा चल रही है, बाकायदा भारत में प्रैक्टिस में भी है। अब लोकसभा में या विधानसभा में कितनी प्रैक्टिस की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो निर्धारित करेगा, ठीक है। उस पर जब कभी डिबेट होगी या कभी कोई निर्णय आएगा तो हम लोग जरूर बात करेंगे। बात किया जाए अगर भारत में कि कब ये शुरू हुआ, तो हमने बताया 27 सितंबर 2013 में शुरू हुआ। लेकिन अगर विश्व स्तर पे बात की जाए तो 1976 में एक काउंटी है यूएसए कैलिफोर्निया में, सेंटा बारबरा में,
वहां पे पहली बार नोटा को नोटिफाई किया गया, नोटा के बटन को नोटिफाई किया गया। कहां पे? यूएसए के कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया में, ठीक है, यहां पे पहली बार सैंटा बारबरा के में वहां पे नोटिफाई किया गया। और उसके बाद विश्व के तमाम देशों में हमको नोटा देखने को मिलता है। आप बात कर ले फ्रांस की, आप बात कर ले बेल्जियम की, आप बात कर ले अर्जेंटीना की, बेलारूस की, आप बात कर ले नॉर्थ कोरिया की, आप बात कर ले नॉर्वे की, या आप बात करें इवन बांग्लादेश की जो आपका पड़ोसी है, 2008 से वहां पे शुरू है। रशिया में भी चलता था, लेकिन 2006 में वहां पे नोटा का बटन कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि विश्व स्तर पे नोटा की कोई हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखता है। चाहे कनाडा की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में तो कुछ पार्टियों ने इसी आधार पे अपना नाम भी रख लिया, ठीक है, नन ऑफ द अबव या ऐसा कुछ, नॉट प्रायोरिटी कैंडिडेट, ऐसा करके बहुत सारी कैंडिडेट्स ने, पार्टीज ने अपना नाम भी रखा, और इसका भी एक बृहत इतिहास है। लेकिन जब हम बात करते हैं नन ऑफ द अबव की, तो लोकतंत्र जहां पे सर्वोच्च है, वहां पे इस तरह के जो बटन्स होते हैं वे भी लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। चाहे विदेश की बात हो, चाहे भारत की बात हो, हमने इनको विभिन्न उदाहरणों के द्वारा देखा है, ठीक है। तो यह बात थी नोटा पे। बाकी मैं अगर बताऊं तो स्टडी IQ IAS में मैंने P2I की बात कर ली। हिंदी साहित्य का जो बैच मैं लेके आ रहा हूं, उसका नया बैच यानी कि जो बैच 2 है, ठीक है, वो शुरू हो रहा है। 17 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 15,999 में इस बैच से जुड़ सकते हैं। पहला बैच सक्सेसफुली चल रहा है। इसके पहले भी 7 बैचेस खत्म हुए थे, पर जो नई रिजीम, उसमें हमने नया बैच शुरू किया है, तो उसका बैच नंबर 2 17 जून से शुरू हो रहा है। दोपहर 1 बजे से ये बैच चलेगा। डिटेल्स आपको studyiq.com ऑप्शनल वाले सेक्शन में जाके मिल जाएंगी। वहां पे जाके आप क्लिक करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। बाकी आपको और किन विषयों पे वीडियोस देखने हैं हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।